13 हिंदी सामान्य ज्ञान के शिक्षक ने बताया, तारों से भरे इस आकाश को 7 तारों वाला सागर भी कहा जाता है। ली युआन, एन नोंग, गु qiangan और अन्य लोग ध्यान से नहीं सुन रहे थे, क्योंकि ये सब सामान्य ज्ञान था। ये विषय अधिकतर मिडिल स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में शामिल थे। 1420 में स्टार ब्रिज ढह गया और 6 ग्रैंड स्टार रियल्म्स में विकसित हो गया, जो कि मूल 6 ग्रैंड स्टार रियल्म्स भी थे। शिक्षक ने आगे कहा, लेकिन स्टार रियल्म के माध्यम से हम अभी भी फैक्सिंग तक पहुंच सकते हैं। तब से ब्रह्मांडीय मूल शक्ति प्रकट हुई और 7 महान ग्रहों पर जीवन आमतौर पर बहुत मजबूत हो गया। अब मार्शल पथ की सुबह बस शुरू हो रही है। लेकिन 1609 तक हमारी मानव सभ्यता ने पहले प्रधान योद्धा को जन्म नहीं दिया था। शिक्षक ने कहा, उस समय से हमें यकीन था कि मूल शक्ति स्वर्गीय सामग्रियों और खजानों के अलावा ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश और पृथ्वी में भी मौजूद थी। तब से मार्शल पथ का उदय हुआ और मानव सभ्यता ने वास्तव में जीवन विकास शुरू किया। 1724 तक मानव सभ्यता ने पहला उड़ता हुआ स्वर्गीय योद्धा पैदा कर लिया था। 1746 में तियानहाई स्टार के ऊपर पहला स्टार रियल्म उभरा और स्टार रियल्म के जीवों की भीड़ बाहर निकल आई, जिससे 30 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। स्टार रियल्म के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से दबाने के लिए कई ग्रहों के संयुक्त प्रयास की जरूरत पड़ी। तभी दुष्स्वप्न शुरू हुआ। फिर दूसरा, तीसरा सितारा क्षेत्र आया। उस समय केवल प्रथम स्तर सितारा क्षेत्र, द्वितीय स्तर सितारा क्षेत्र ही प्रकट हुए। अभी तक कोई उड़ते हुए स्वर्ग स्तर सितारा क्षेत्र प्राणी नहीं थे। सब तारों के वर्ष 1766 में प्रथम तृतीय स्तर का तारा क्षेत्र फैक्सिंग पर प्रकट हुआ। शिक्षक की आवाज भारी हो गई, क्योंकि संबंधित जानकारी कक्षा की होलोग्राफिक स्क्रीन पर भी दिखाई दी। फायर डेमन, जो कि प्रथम फ्लाइंग हेवन लेवल एलियन रेस प्राणी था, ने हजारों किलोमीटर तक तबाही मचाई, 8 मिलियन से अधिक मनुष्यों का वध किया, इससे पहले कि वह अंततः कई फ्लाइंग हेवन योद्धाओं के संयुक्त प्रयासों से मारा गया। फिर दूसरा सिर, तीसरा, 1 दशक तक चलने वाला स्टार रियल्म युद्ध, जिसके कारण फैक्सिंग लगभग गिर गया और 6 अरब से अधिक मनुष्य मारे गए। शिक्षक की आवाज में दुख की झलक दिखी। भले ही सैकड़ों वर्ष बीत गए हों, यद्यपि यह महान आपदा दूर फैक्सिंग में घटित हुई थी, फिर भी ब्लू स्टार को इतना भारी झटका नहीं लगा था। लेकिन ली युआन, एन नोंग और अन्य लोगों के लिए यह अभी भी दिल को झकझोर देने वाला प्रभावशाली था। 6 अरब से ज्यादा लोग मारे गए। फैक्सिंग की लगभग पूरी मानव आबादी लगभग खत्म हो गई थी। आज ब्लू स्टार पर कितने लोग हैं? लगभग 100 अरब से ज्यादा। वर्ष 1782 तक हमारी मानव सभ्यता ने उड़ते हुए स्वर्ग के स्तर को पार करने वाले पहले महान अस्तित्व को जन्म दिया। लैंड। शिक्षक की आवाज अचानक उत्साह के साथ उठी। आधिकारिक तौर पर महान जवाबी हमले की शुरुआत। शिक्षक ने कई रहस्य बताए, जिनका उल्लेख मिडिल स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में नहीं था। ली युआन, एन नोंग और अन्य लोग ध्यानपूर्वक सुनने के लिए अपने कान खड़े करने से खुद को रोक नहीं सके। लैंड के नेतृत्व में 10 साल के युद्ध ने मूलतः उथल पुथल को शांत कर दिया। इस प्रकार प्रथम स्टार क्षेत्र युद्ध समाप्त हो गया। 1820 में शिक्षक ने वर्णन जारी रखते हुए कहा, मार्शल पथ के अंधकार युग के 400 वर्षों के लंबे समय के बाद मानव सभ्यता की पहली सार्वभौमिक उच्चकोटि की साधना तकनीक नानमिंग वानशुई सूत्र का अंततः जन्म हुआ। हमारी मानव सभ्यता के योद्धा आंधी के बाद बांस की टहनियों की तरह उभरने लगे। ली युआन अंदर से हिल गया था। मार्शल पथ इतिहास का एक हिस्सा, मानव सभ्यता के इतिहास का आधा हिस्सा। इतिहास आगे बढ़ रहा है। ली युआन इससे काफी परिचित थे। अधिक से अधिक उच्च श्रेणी की साधना तकनीकें पैदा हुईं और पूरी मानव सभ्यता उत्तरोत्तर समृद्ध होती गई। 1920 में फैक्सिंग में दूसरा स्टार रियल्म युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एलियन प्रजाति के ऐसे जीव प्रकट हुए जो उड़ते हुए स्वर्ग स्तर को पार कर गए थे। परंतु फिर ब्लू स्टार के डोनफेंग जी पूर्ण प्रभुत्व और सैन्य शक्ति के साथ नाटकीय ढंग से उभरे और उन्होंने अपने सामने मौजूद सभी को परास्त कर दिया। कोई नहीं जानता कि कितने उड़ते हुए स्वर्ग स्तर और उड़ते हुए स्वर्ग स्तर से परे स्टार दायरे के प्राणी उसके हाथों मारे गए। उन्होंने आधिकारिक तौर पर लैंड को भी पीछे छोड़ दिया और मानव सभ्यता के मान्यता प्राप्त नंबर 1 महाशक्ति बन गए। उसके बाद डोनफेंग जी ने स्टारफायर मार्शल हॉल की स्थापना की और नामात्र के लिए विद्यमान 7 स्टार एलायंस को वास्तविकता में बदल दिया, जो वास्तव में 7 महान ग्रहों के राष्ट्रों से ऊंचा था, और उन्होंने 1 दशक लंबे 7 स्टार एलायंस प्रोग्रेस मूवमेंट को भी बढ़ावा दिया। 1954 के 7 स्टार्स वर्ष में मार्शल आर्ट्स कॉलेज प्रवेश परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू की गई, जिसने सभी देशों में घुसपैठ कर ली। लगभग 1 शताब्दी तक संपूर्ण मानव सभ्यता एक तीव्र गति विकास चरण में प्रवेश कर गई। परमाणु हथियार और विभिन्न प्रकार के तकनीकी हथियार उभरे। गठबंधन के एकीकृत समन्वय के तहत फिर से कोई अत्यधिक गंभीर अराजकता नहीं फैली। 1962 में स्टारफायर यूनिवर्सिटी, स्टारी स्काई यूनिवर्सिटी, ब्लैकस्टोन यूनिवर्सिटी सभी ने एक साथ 7 महान ग्रहों पर शाखाएं स्थापित कीं। उन्होंने विश्व स्तर पर शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं की भर्ती की और उन्हें प्रशिक्षित किया।
2009 में आभासी नेटवर्क अस्तित्व में आए जो संपूर्ण मानव सभ्यता में फैल गए तथा मानव सभ्यता द्वारा मार्शल आर्ट के चमत्कारों की खोज की गति एक बार फिर महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई। जबकि ली युआन याद कर रहा था और चिंतन कर रहा था। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, तुम्हें छुट्टी दी जाती है, शिक्षक ने धीमी आवाज में कहा। हेइलोंग बिल्डिंग के व्यवहारिक मार्शल आर्ट कक्ष के अंदर क्लैंग 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 ली युआन अपने शिक्षक जियांग लुन के साथ एक भयंकर युद्ध में लगा हुआ था। बहुत दुर्बल, आपके पास स्पष्ट रूप से चौथे स्तर की इंटरमीडिएट रैंक स्पीयर तकनीक है, आप इसे प्रदर्शित क्यों नहीं करते? क्या आप प्रतिभाशाली नहीं हैं? ऐसे घटिया कौशल के साथ खुद को प्रतिभाशाली कह रहे हैं? क्या तुम नाराज हो, परेशान हो? तो अगर मार सको तो मुझे मारो। जियांग लुन ने ली युआन को डांटा, उसकी चीखें कक्षा में गूंज उठीं। उनमें वह सौम्यता और शान नहीं थी जो पहली मुलाकात में थी। मन अपने शरीर के हर हिस्से के साथ सामंजस्य बिठाते हुए लंबे भाले में शक्ति के हर धागे को महसूस करें। याद रखो, हर धागा। मैं तुम्हें डांटता हूं और तुम्हारा दिमाग डगमगा जाता है। तुम्हारी मानसिकता खराब है, तुम्हें और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मैं तुम्हें घुटने टेकने को कहता हूं, तुम घुटने टेकते हो। मैं तुम्हें लेटने को कहता हूं, तुम लेट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाला तकनीक पर्याप्त मजबूत नहीं है। क्योंकि तुम कमज़ोर हो। कमज़ोरी ही मूल पाप है। जब आप स्टार रियल्म प्राणियों से लड़ते हैं तो वहाँ विलक्षणता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल ताकत और कमज़ोरी होती है, और एक मृत विलक्षणता सिर्फ खाए गए मांस का ढेर होती है। अभ्यास करो। जियांग लुन एक तानाशाह की तरह था, निर्दयतापूर्वक ली युआन को पीड़ा दे रहा था। लेकिन ली युआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण में संलग्न होने पर उन्होंने सबसे तेजी से प्रगति की। उसका आंतरिक स्व भी बार बार तूफानों को झेल रहा था। आत्मा, अंदर से बाहर तक। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को महसूस करें। स्वर्ग और मनुष्य की एकता क्या है? स्वर्ग का अर्थ प्रकृति से है, मनुष्य का स्वयं से। लियांग ली युआन को एक निजी पाठ दे रहे थे। जब आपका कौशल सूक्ष्मता तक पहुंच जाता है तो आप अपनी शक्ति के हर एक कतरे को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं। बैकवर्ड। अब समय आ गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक शक्तियों को महसूस किया जाए। मानव शक्ति सीमित है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति अनंत है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करने से शरीर अकल्पनीय रूप से मजबूत हो सकता है, ध्वनि की गति से भी तेज दौड़ सकता है, एक ही मुक्का से इमारतों को ध्वस्त कर सकता है। एक आकस्मिक विस्फोट सैकड़ों टन मुठ की शक्ति पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि उड़ता हुआ आकाश और धरती खोदता हुआ। मार्शल आर्ट कक्ष में, फिजियोथेरेपी कक्ष में, शरीर को आत्मा को शुद्ध करने वाले मज्जा प्रक्षालन से ढक दिया जाता है। ली युआन का पूरा शरीर दर्द से कांप उठा, उसका चेहरा लाल हो गया और उसके सिर की नसें फट गईं। मांसपेशियां इस तरह हैंट गईं मानो अरबों स्टील की सुइयां उसकी उंगलियों में चुभ रही हों। ये दर्द अस्थि मज्जा तक गहराई तक पहुंच गया। ली युआन की भयानक रूप से दुर्जय इच्छाशक्ति के बावजूद उसे पहले से ही अत्यधिक दर्द का अनुभव हो रहा था। उसकी मांसपेशियों के तंतु ऐंठ रहे थे और विकृत हो रहे थे। यदि ऐसा दर्द किसी साधारण मार्शल आर्टिस्ट को दिया जाए तो संभवतः उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अंत में ली युआन ने बड़ी मुश्किल से इसे सहन किया। उसकी त्वचा की सतह पर अशुद्धियों की एक पतली परत उभर आई जिसमें हल्का सा कालापन था। इस महीने 5वीं बार मैं आखिरकार सफल हो गया, ली युआन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने अपने पास रखे हाई ओरिजिन स्पिरिट स्प्रिंग को बड़ी मेहनत से पिया। जमीन पर लेटे लेटे वह बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहता था और गहरी नींद में सो गया। बस आध्यात्मिक झरने के प्रभाव सक्रिय हो गए। शक्तिशाली मूल शक्ति की लहरें उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गईं, नसों, मांसपेशियों, आंतरिक अंगों, यहाँ तक कि उसके खून में भी। उसके शरीर का हर हिस्सा एक हिंसक जानवर की तरह मूल शक्ति को बुरी तरह से निगल रहा था और मजबूत होता जा रहा था। कुनलुन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी ने ली युआन को यकीनन सबसे अच्छा सर्वांगीण साधना वातावरण प्रदान किया। ली युआन बदले में हर पहलू में अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था। तकनीक, युद्ध, शारीरिक गुणवत्ता, आध्यात्मिक शक्ति, सभी तरफ से सुधार। इस प्रगति ने ली यांग, जियांग लुन और अन्य प्रशिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया। पलक झपकते ही जुलाई का अंत हो गया। एक कच्चा रत्न 100 परीक्षणों से गुजरने के बाद वह और भी अधिक मजबूत होता जा रहा है। लियांग ने अपनी भावना व्यक्त की। जियांग, आपकी अत्याचारी प्रशिक्षण पद्धति, वह वास्तव में इसका सामना करने में कामयाब रहा। मेरे प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य में जीवन मरण की लड़ाई में उसकी मृत्यु की संभावना बहुत कम हो जाएगी, जियांग लुन ने गर्व से कहा। लड़ाई के दौरान शांत कैसे रहें? कैसे? पर्याप्त अनुभव के बिना आप शब्दों से शांत होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आपका दिल शांत नहीं हो पाएगा। जियांग लुन एक और लंबी बातचीत शुरू करने वाला था। रुकना, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, लियांग ने गुस्से से कहा, और जियांग लुन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया।
आप दीन हैं, आप प्रभावशाली हैं, क्या मैं आपको उत्तेजित नहीं करना चाहता तो मैं वहां से चला नहीं सकता। जियांग लुन को विदा करने के बाद कार्यालय में ली युआन की वर्तमान ताकत के साथ ली यांग ने होलोग्राफिक स्क्रीन पर ली युआन के विभिन्न युद्ध दृश्यों को देखा। अभी भी नए लोगों के साथ युद्ध आकलन कर रहे हैं। नहीं, यह कोई चुनौती नहीं है। तो फिर चौथे बेस पर ली यांग ने फैसला किया। कुनलुन मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के युद्ध मूल्यांकन केंद्रों की कुल संख्या 5 थी। सबसे कमजोर स्टार रियल्म प्राणी प्रथम बेस में थे, जबकि सबसे मजबूत प्राणी 5वें बेस में थे। मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी किस आधार पर उपस्थित हुए, इसका निर्धारण ग्रेड के आधार पर नहीं, बल्कि क्षमता के आधार पर किया गया। चौथा आधार, आमतौर पर यह तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए आरक्षित था। 29 जुलाई, विला संख्या 61032। मेरा कॉम्बैट असेसमेंट बेस नंबर 4 बेस है। ली युआन ने स्मार्ट रिंग पर संदेश को थोड़ा आश्चर्य से देखा। क्लिक करके उन्होंने विस्तृत जानकारी देखी। नंबर 4 का आधार, स्टार रियल्म क्रिएचर स्तर, ज्यादातर 13वें स्तर पर 14वें स्तर तक पहुंचने की संभावना के साथ। ली युआन ने सहज रूप से अपने दिव्य महल पैनल पर नजर डाली। जीवन स्तर 11.3 प्रथम रैंक। मुट्ठी की ताकत 2250 किलोग्राम। गति 27.1 मीटर प्रति सेकंड। आध्यात्मिक शक्ति 18.4 स्तर। आध्यात्मिक जागृति स्तर 12.8%, वर्तमान सीमा 20%। कौशल क्षेत्र, भाला तकनीक चौथा स्तर 53%, चालन तकनीक चौथा स्तर 42%, मुट्ठी तकनीक चौथा स्तर 55%। कल प्रस्थान होगा। सबसे ऊंचे, मुझे 3 स्तर ऊपर लड़ने के लिए कह रहे हैं। ली युआन ने खुद से कहा, वे वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। प्रत्येक वर्ष जिन छात्रों की शारीरिक गुणवत्ता स्तर 15 तक नहीं पहुंची है, उनके लिए कुनलुन मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय 2 युद्ध मूल्यांकन तैयार करता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में एक होता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत में एक होता है। दोनों ही बच्चे स्कूल शुरू होने के बाद पहले महीने में हैं। युद्ध मूल्यांकन ग्रेड स्तर के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के कौशल और शारीरिक गुणवत्ता के आधार पर होता है, जिससे प्रथम से 5वें युद्ध मूल्यांकन आधारों में प्रवेश की अनुमति मिलती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि एक ही युद्ध मूल्यांकन बेस में भाग लेने वाले छात्रों की ताकत में एक दूसरे से ज़्यादा अंतर नहीं है। मूलतः युद्ध मूल्यांकन में भाग लेने वाले लोग नए छात्रों से लेकर जूनियर छात्र तथा कुछ वरिष्ठ छात्र होते हैं। वरिष्ठ लगभग कोई नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय में 4 से 5 साल की साधना के बाद भले ही कौशल अभी तक चौथे स्तर तक नहीं पहुंचे हों, फिर भी शारीरिक गुणवत्ता में स्तर 15 से ऊपर पहुंचना कठिन नहीं माना जाता है। शारीरिक गुणवत्ता स्तर 15 तक पहुंच रही है। वे अब युद्ध आकलन में भाग नहीं ले रहे हैं। इसके बजाय वे जीवन और मृत्यु के रोमांच में शामिल होने के लिए विभिन्न तारा क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। स्तर 15 तीसरे चरण के उच्च रैंक या यहाँ तक कि तीसरे चरण की पूर्णता कौशल के साथ मिलकर पहले से ही काफ़ी मजबूत है। प्रथम स्तर के स्टार दायरे में कई लड़ाइयों में वे एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। 30 जुलाई की सुबह प्रत्येक संस्थान के छात्रों ने शस्त्रागार से उपयुक्त हथियारों का चयन कर लिया है। ली युआन ने अभी भी सामान्य दिनचर्या का पालन किया। 2 मीटर से अधिक लंबा भाला, एक लंबा चाकू और एक छोटा चाकू। इसके अलावा सुरक्षात्मक कपड़े, युद्ध के जूते और नर्म कवच आदि भी मौजूद थे। वे सभी प्रथम श्रेणी के सर्वोच्च क्रम के थे। उनकी रक्षात्मक क्षमताएं और दृढ़ता दोनों ही अत्यंत मजबूत थीं। भाई युआन, आप चौथे बेस पर जा रहे हैं। एन नॉन्ग अंदर से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने सतह पर कोई भावना नहीं दिखाई। क्या भाई युआन चौथे बेस पर जा रहे हैं? क्या हम सब पहले बेस पर नहीं जा रहे हैं? मैं प्रथम बेस पर हूँ। मैं भी प्रथम बेस में हूँ। क्या हमारे संस्थान का समूह कुल्स को अभी भी प्राप्त किया जा सकता है? अचानक छठे संस्थान के नए छात्रों ने धीमी आवाज में चर्चा शुरू कर दी। वे घबराए नहीं थे। उन्होंने मान लिया था कि ली युआन उन्हें प्रथम बेस तक नरसंहार के लिए ले जाएगा। पिछले महीने ली युआन वास्तव में बिग ब्रदर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा, लेकिन गु क़ियांगन और एन नॉन्ग के बीच समन्वय के कारण कोई समस्या नहीं हुई। मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के विपरीत विभिन्न गतिविधियों में संलग्न नहीं होता है। छात्रों का मुख्य ध्यान स्वयं को विकसित करने पर है। इसमें चर्चा करने के लिए क्या है? गु क़ियांगन ने गहरी आवाज में कहा, मैंने इस पर गौर किया है और भाई युआन के उच्च स्तरीय ठिकानों पर जाने से कहीं अधिक है। एड्स बाय पब फ्यूचर, यांग होंग, वो लुओ एक जैसे हैं। गु क़ियांगन की आवाज़ दृढ़ थी। वे सभी दूसरे बेस पर जा रहे हैं। भाई युआन का चौथे बेस पर जाना वास्तव में उसकी असाधारण शक्ति को दर्शाता है। गु क़ियांगन ने आंखें घुमाईं, इसमें कोई समस्या है? भीड़ तुरंत शांत हो गई। वे बस चर्चा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त ली युआन एक नए छात्र के रूप में अपने पहले युद्ध मूल्यांकन में चौथे बेस तक पहुंचने में सफल रहे, जो अपने आप में एक कहानी थी।
हर किसी को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कल मैंने पहले ही नियमों का अध्ययन कर लिया था, एन नॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। युद्ध मूल्यांकन में 8 संस्थानों के लिए समूह स्कोर ग्रेड स्तर के अनुसार हैं। एन नॉन्ग ने बताया, प्रत्येक संस्थान प्रत्येक ग्रेड स्तर के शीर्ष 200 छात्रों के कुल अंकों को जोड़ता है, जो प्रवेश प्रतियोगिता के नियमों के समान है। इसका क्या मतलब है? भले ही भाई युआन चौथे बेस पर चला जाए, उसका स्कोर अंततः हमारे नए खिलाड़ियों के समूह के कुल स्कोर में जोड़ा जाएगा, एन नॉन्ग ने कहा। कई सहपाठी चुपचाप सुनते रहे। वास्तव में इस तरह से गणना करने पर ली युआन जहां भी जाता है, ग्रुप स्कोर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा हमें ये समझना चाहिए कि भाई युआन का चौथे बेस पर जाना वास्तव में हमारे लिए फायदेमंद है, एन नॉन्ग ने आगे कहा। हालांकि समूह के कुल स्कोर में व्यक्तिगत योगदान की सीमा 200 अंक है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई 10,000 अंक भी प्राप्त कर लेता है तो उसे केवल व्यक्तिगत रैंकिंग में ही सूचीबद्ध किया जा सकता है, तथा समूह स्कोर में जोड़े जाने पर उसका योगदान केवल 200 अंक ही होगा। ली युआन ने एन नॉन्ग का प्रदर्शन देखा। समूह स्कोर में व्यक्तिगत योगदान की अधिकतम सीमा 200 अंक है, जो किसी एक सुपर जीनियस को बहुत अधिक शक्तिशाली होने से रोकता है तथा बहुसंख्यक छात्रों की प्रतिस्पर्धी भावना को चोट पहुंचाने से रोकता है। लेकिन आप सभी को सोचना होगा, अगर भाई युआन पहले बेस पर रहे तो एक को मारने पर केवल 1 अंक मिलेगा। 200 अंक प्राप्त करना कितना मुश्किल होगा। उनके अत्यधिक वध से हमारी हत्या की क्षमता भी कम हो जाएगी। एन नॉन्ग ने अपना सिर हिलाया, फिर अचानक अपनी आवाज़ ऊंची की। लेकिन भाई युआन चौथे बेस पर जाकर लापरवाही से 1 को मारने से दर्जनों अंक मिलेंगे, जिससे आसानी से 200 अंक प्राप्त हो जाएंगे। सर्वोच्च स्कोर प्राप्त करना। याद करना, भाई युआन का चौथे बेस पर जाना न केवल उसके लिए बल्कि हमारे लिए भी है, एन नॉन्ग ने उत्साह से कहा। भाई युआन इतनी मेहनत और लगन से प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्या हमें सिर्फ उन पर निर्भर रहना चाहिए? इसमें और बेकार होने में क्या अंतर है? हम सम्माननीय छठे संस्थान हैं। भाई युआन के पूरे स्कोर को आधार बनाकर क्या हम इस साल प्रथम स्थान नहीं ले सकते? एन नॉन्ग की आवाज़ और भी जोश से भर गई। सभी भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, हमारा लक्ष्य क्या है? पहले हेलोंग बिल्डिंग के सामने एक पल में जयकारों की सुनामी फूट पड़ी। ये छात्र जरूरी नहीं कि एन नॉन्ग के शब्दों से सहमत हों, न ही उन्हें सच में विश्वास था कि ली युआन उन्हें सिर्फ इसलिए आदेश दे सकता है क्योंकि वह बड़ा भाई था, लेकिन अगर वे एक साथ लाभ उठा सकते हैं तो नारे क्यों न लगाएं। इस दृश्य को देखकर दूर बैठे छठे संस्थान के पुराने छात्रों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ गईं। ऐसी एकता, नए छात्र हमसे, द्वितीय वर्ष के छात्रों और कनिष्ठ छात्रों से कहीं अधिक एकजुट हैं। ली युआन नामक उस जूनियर को लोगों से घुलने मिलने का बहुत शौक है। वह इतने सारे लोगों को एक सूत्र में पिरो सकता है, या कम से कम सतही तौर पर तो ऐसा लगता है कि वे सभी एक मत हैं। ये पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली है, छठे संस्थान के इन वरिष्ठ छात्रों ने सहजता से चर्चा की। दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में ली युआन की प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ गई थी। कम से कम परिसर में छठे संस्थान के लगभग सभी छात्रों ने ली युआन को मूल रूप से पहचान लिया था। उसके बाद शीघ्र ही जिस युद्ध आकलन अड्डे की ओर वे जा रहे थे, उसके अनुसार सभी लोग बारी बारी से भूमिगत हो गए। यहाँ जियांगबेई मार्शल यूनिवर्सिटी की तरह एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म था। एक के बाद एक ट्रेनें यहाँ खड़ी की गईं। ली युआन ने प्रथम वर्ष की टीम को छोड़ दिया, यहाँ तक कि द्वितीय वर्ष के छात्रों की मुख्य टीम को भी नज़रअंदाज कर दिया। बैकवर्ड अनुक्रम संख्या के आधार पर वह सबसे अंदर वाली ट्रेन में चढ़ गया। जूनियर भाई, क्या आप वाकई गलत जगह पर नहीं हैं? क्या आप चौथे बेस पर जा रहे हैं? ट्रेन में सवार छात्र कुछ आश्चर्यचकित हुए। हाँ, वह ली युआन है, समझे। एक थोड़ी मोटी छात्रा ने तीसरे वर्ष में एक अलग संस्थान से आए एक अन्य छात्रा की ओर देखा और ली युआन की ओर मुंह बनाया। ली युआन, छोटे भाई नमस्ते, मैं भी छठे संस्थान से हूँ। वांग चान, बड़ी बहन नमस्ते। ली युआन थोड़ा मुस्कुराया, उसके सामने लड़की का कुछ प्रभाव पड़ा। वे इससे पहले 2 बार हेलोंग बिल्डिंग में मिल चुके थे। ली युआन, वह ली युआन है, अभी अभी अकादमी में शामिल हुआ है और 1 महीने के अभ्यास के बाद पहले से ही हमारे साथ चौथे बेस पर जा रहा है। उसकी शारीरिक गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं हो सकती है ना? ये छात्र ली युआन पर कुछ और नज़रें डाले बिना नहीं रह सके। जाहिर है उनमें से अधिकांश ने ली युआन के बारे में सुना था और जानते थे कि उनका कौशल स्तर बहुत ऊंचा था। लेकिन वास्तविक युद्ध में ये केवल कौशल स्तर की बात नहीं है, शारीरिक गुणवत्ता और भी अधिक महत्वपूर्ण है। स्कूल में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थी की शारीरिक गुणवत्ता कितनी मजबूत हो सकती है? बिना किसी हिचकिचाहट के ली युआन के विचार आगे बढ़ गए और उसने पहले ही अपने आसपास के कई वरिष्ठ छात्रों की शारीरिक गुणवत्ता के बारे में पूछताछ कर ली थी। 12.8, 13.2, 13.5, 13.0, 12.9। 5 लोग, प्रत्येक की शारीरिक गुणवत्ता लगभग 13 स्तर की थी तथा उच्चतम स्तर 13.5 तक पहुंच गया था।
स्तर 13 पर मानक विस्फोट गति 36 मीटर प्रति सेकंड है और मानक मूर्ति की ताकत 5000 किलोग्राम से अधिक है। ली युआन ने मन ही मन अफसोस जताया। मतलब उनके सामने इन वरिष्ठ भाई बहनों, जो मुख्यतः तृतीय वर्ष के छात्र थे, की शारीरिक शक्ति मूलतः उनकी अपनी शक्ति से दोगुनी या तिगुनी थी। सौभाग्यवश गति में अंतर इतना अधिक नहीं था। अपने कौशल के बल पर मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, ली युआन ने मन ही मन सोचा। यद्यपि मेरी अपनी ताकत बहुत कमजोर है, लेकिन तात्कालिक विस्फोट भी कई हजार किलोग्राम का होता है। यदि मैं किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाऊं, तो ये किसी भी तरह से घातक या गंभीर रूप से हानिकारक होगा। NO12BN.C चौथा आधार, युद्ध मूल्यांकन नियम। सबसे पहले, भाई भतीजावाद की अनुमति नहीं है, स्क्रीन पर दिख रहे तगड़े सैन्य अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा। दूसरा, संपूर्ण युद्ध मूल्यांकन 2 दिन और 2 रात तक चलेगा। ... छठी बात, 10.0 स्तर से नीचे के स्टार दायरे के प्राणियों को अंक नहीं मिलते। 10.0-11.9 स्तर के बीच के प्राणियों को मारने पर 1 अंक मिलता है। स्तर 12.0-12.9 के बीच प्राणियों को मारने पर 5 अंक मिलते हैं। स्तर 13.0-13.9 के बीच के प्राणियों को मारने पर 30 अंक मिलते हैं। स्टार दायरे में स्तर 14 के प्राणी अत्यंत दुर्लभ हैं और एक को मारने पर 200 अंक मिलते हैं। अंत में आपको याद दिला दूं कि युद्ध आकलन क्षेत्र अत्यंत विशाल है, जिसका व्यास 500 किलोमीटर है और आपकी ताकत पहले से ही बहुत जबरदस्त है, तगड़े अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा। यदि आपको जीवन के लिए खतरा पैदा होता है, भले ही आप तुरंत मदद के लिए पुकारें। आकाश में मौजूद छोटे ड्रोन दुश्मन को बेअसर करने में सक्षम नहीं होंगे और पर्याप्त सहायता बलों को पहुंचने में कम से कम 1 मिनट या उससे अधिक समय लगेगा, जो कि सामान्यतः 5 से 10 मिनट का समय लगता है। बहुत सावधान रहो। स्वाइप। स्क्रीन खत्म हो गई। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ गई। सभी लोग दोनों तरफ की कुर्सियों पर चुपचाप बैठे हुए आराम कर रहे थे। ली युआन ने भी ऐसा ही किया। चौथे बेस पर वास्तविक युद्ध मूल्यांकन वास्तव में जियांगबेई मार्शल यूनिवर्सिटी में मेरे अनुभव से पूरी तरह से अलग है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। अंतिम युद्ध मूल्यांकन में प्रतिभागियों की संख्या सामान्यतः कम थी तथा उनका विस्तार केवल 100 किलोमीटर था। इसलिए सैन्य अड्डा आसानी से सभी के ठिकानों पर नियंत्रण रखकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन इस बार सबसे पहले, हालांकि प्रतिभागियों की संख्या लगभग 1000 थी, लेकिन मूल्यांकन क्षेत्र कई गुना बड़ा था, जिससे निगरानी करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया। दूसरे, प्रतिभागियों की ताकत बढ़ गई थी। स्तर 13 के मार्शल कलाकार एक ही विस्फोटक हमले में दसियों मीटर की दूरी तय करने में सक्षम थे। जीवन मरण के संघर्ष में वे किसी को कैसे बचा सकते थे? मुख्यतः उन्हें स्वयं पर ही निर्भर रहना पड़ा। शायद मानव सभ्यता के उच्चतर स्तरों का यही इरादा है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। यदि एक औसत विद्यार्थी पहले से 5वें युद्ध मूल्यांकन आधार तक धीरे धीरे संक्रमण करता है, पूर्ण सुरक्षा से शुरू होकर लगभग 0 पर समाप्त होने वाले इस अभियान के माध्यम से उन्हें वास्तविक युद्ध परिदृश्यों के करीब लाया जा रहा है। यथासंभव अधिकतम सीमा तक प्रशिक्षित किया जाना। हालांकि हताहत होना तो अपरिहार्य है, ली युआन ने कुछ दिन पहले देखी गई डेटा सूची को याद करते हुए कहा। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक संस्थान लगभग 250 नए छात्रों के साथ शुरू होता है, लेकिन स्नातक स्तर तक अक्सर 200 से भी कम छात्र रह जाते हैं। क्यों? वे जीवन मरण के अनुभवों से परिपूर्ण बार बार होने वाले युद्ध आकलन में मरते हैं। यह एक पूर्णकालिक मार्शल कलाकार का मार्ग है। स्नातक होने तक ही मृत्यु दर 20% से अधिक हो जाती है। उन लोगों का तो कहना ही क्या जो स्नातक होने के बाद स्टार रियल्म युद्धों की अग्रिम पंक्ति में शामिल हो जाते हैं। गुरुजी, चूंकि आपने मुझे चौथे बेस पर रखा है, इसका मतलब है कि आपको भरोसा है कि मैं जीत सकता हूं। ली युआन ने अपने लंबे भाले को पकड़ लिया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ... बड़े विमान पर, ली यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? उसकी शारीरिक गुणवत्ता केवल 11 स्तर की है और आप उसे चौथे बेस में जाने दे रहे हैं। छठे संस्थान की एकमात्र महिला उपडीन ने गुस्से में कहा। डीन जू, नाराज मत हो, ली यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उसकी क्षमता काफी महान है? केवल उसे उसकी सीमाओं तक धकेलकर ही हम उसकी क्षमता को बाहर निकाल सकते हैं, और वह मेरा मानद शिष्य भी है। मैं लापरवाह नहीं हो सकता। किसी को क्षमता निकालनी चाहिए, लेकिन उसे मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहिए, वाइस डीन जू ने ठंडे स्वर में कहा। क्या आप चौथे बेस के खतरों को नहीं जानते? स्टार दायरे से 14 स्तर तक के प्राणी हैं। स्तर 14 और स्तर 11 के बीच गति और शक्ति में बहुत अधिक अंतर है। ये लगभग तत्काल विनाश है। डीन जू वास्तव में क्रोधित था। हालांकि उसने ली युआन को सीधे तौर पर नहीं पढ़ाया था, फिर भी वह काफी परवाह करती थी। उसकी नज़र में ली यांग आग से खेल रहा था। गुस्सा मत हो, मैंने गुप्त रूप से उसकी पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी है, ली यांग ने हंसते हुए कहा। अगर उसे सचमुच कोई खतरा हुआ तो हम उसे पहले अवसर पर ही पीछे हटा देंगे।
अच्छा, अगर ली युआन वास्तव में वहां मर जाता है तो मैं आपके खिलाफ प्रिंसिपल फैंग के पास शिकायत दर्ज कराऊंगा, डीन जू ने ठंडे स्वर में कहा। वह फैंजिन एक पागल आदमी है और आप भी उसके साथ इतना समय बिताकर पागल हो गए हैं। डॉट 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 3 घंटे बाद असुविधा और दर्द की लहरों के बीच ट्रेन अंततः एक रहस्यमय सितारा क्षेत्र में प्रवेश कर गई। कौन सा सितारा क्षेत्र? ली युआन निश्चित नहीं था। ट्रेन से उतरना, इतने सारे बड़े पेड़, जंगल, प्रसिद्ध चौथा युद्ध मूल्यांकन बेस, यह मेरी पहली यात्रा है। सभी छात्र ट्रेन से उतर गए, उनमें से अधिकांश पहली बार यहाँ आए थे। आसमान में सूरज है, बस थोड़ा छोटा लग रहा है। ऐसा लगता है इस स्टार दायरे का वातावरण ब्लू स्टार से बहुत अलग नहीं है। ली युआन ने यह भी कहा, वहाँ कोई विशेष रूप से ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, लेकिन पहाड़ियाँ हर जगह हैं। हर जगह दिखने वाले सैकड़ों मीटर ऊंचे पेड़ों के साथ पर्यावरण जटिल है। 1/4 घंटे बाद ली युआन और अन्य प्रतिभागी एक पुनर्तः बंद छोटे विमान में बैठे थे और युद्ध मूल्यांकन क्षेत्र में प्रवेश किया। डॉट 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 आधे घंटे बाद बूम रंबल, एक जोरदार गर्जना के साथ हैच खुल गया और ली युआन विमान से नीचे उतरने वाला छठा व्यक्ति था। हवा में दर्जनों मीटर की ऊंचाई से गिरना। वह एक बड़े पेड़ की छतरी पर बंदर की तरह फुर्ती से उतरा और कुछ तेज कदमों के साथ जमीन पर पहुंच गया। विमान शीघ्रता से उड़ान भर गया। दोपहर 12 बजे युद्ध मूल्यांकन आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। ली युआन ने अपने हाथ में पोजिशनिंग रिंग पर नजर डाली। ये परसों दोपहर 12 बजे समाप्त होगा। यह 48 घंटे तक चलेगा। जाओ। ली युआन ने बेतरतीब ढंग से एक दिशा चुनी और घने जंगल में चला गया। चौथे बेस के बारे में कई विवरण स्कूल द्वारा भाग लेने वाले सेनानियों को पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन ये केवल भौगोलिक जानकारी थी। ली युआन और अन्य लोगों को यह स्पष्ट नहीं था कि यहाँ स्टार दायरे के प्राणी वास्तव में क्या थे। उन्हें केवल इतना पता था कि वहाँ मानव जैसे प्राणियों के साथ साथ जानवर भी थे। वे केवल धीरे धीरे ही खोज कर सकते थे। 10 ली से अधिक आगे बढ़ने के बाद अचानक, जैसे कि पहले से ही यह भांप लिया हो, ली युआन, जो सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा था, अचानक उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। बूम! उसकी गति तुरंत बढ़ गई। वह जोर से नीचे उतरा और उसके पैर के नीचे की बड़ी सूखी लकड़ी तुरंत टूट गई और उसका शरीर एक दागे हुए तोप के गोले की तरह बाहर निकल आया। एक दुश्मन गर्जना पहाड़ी के एक हिस्से के भीतर से, जो उसके साथ सहज रूप से घुला मिला सा प्रतीत हो रहा था। एक विशालकाय विदेशी जानवर को अचानक एहसास हुआ कि वह उजागर हो गया है। उसने ली युआन पर झपट्टा मारकर उसे मार डालने के लिए अपना विशाल मुंह खोला। ये 3 मीटर से अधिक लंबा था और इसका शरीर और अंग मगरमच्छ के समान थे, केवल अधिक फुर्तीले थे। दोनों एक क्षण में एक दूसरे के पास से गुजर गए। मारना। रास्ते पार करते समय ली युआन ने, जैसे कि उसे पहले से ही पता था, चतुराई से दुश्मन के हमले को टाल दिया। उसका लंबा भाला एक क्षण में तीव्र और सीधे प्रहार के साथ फट पड़ा। फुट फुट कई भाले की परछाइयां प्रकाशित हो गईं। पफ! भाला तेज था, सीधे स्टार रियल्म प्राणी की खोपड़ी में घुस गया। फिर भाला तुरंत वापस ले लिया गया। धमाका! स्टार रियल्म प्राणी का विशाल शरीर सूखी लकड़ी पर भारी रूप से गिरा, जिससे बहुत तेज आवाज हुई और अनगिनत किरचें हर जगह उड़ गईं। आपने एक एंट्री रैंक प्राणी को मार दिया है। आध्यात्मिक प्रकृति पोषण प्राप्त किया है। आध्यात्मिक जागृति स्तर 14.0% तक पहुंच गया है। एक अनुस्मारक तुरंत दिव्य पैलेस पैनल पर चमक गया। स्तर 12.1 स्टार दायरे का प्राणी, चंद्र दानव भेड़िया राजा के बराबर, जिसे मैंने पहले मारा था। स्तर एक बार में 1.2% बढ़ गया। ली युआन की आंखें चमक उठीं, जिसका मतलब था केवल 7 या 8 समान स्टार दायरे के प्राणियों को मारने से उसका आध्यात्मिक जागृति स्तर 20% तक पहुंच सकता है। आध्यात्मिक जागृति के 20% स्तर पर पहुंचने के बाद क्या मूल शक्ति का एक और प्रवाह संभव हो सकता है? ली युआन निश्चित नहीं था। मुझे कोशिश करनी होगी, कम से कम 20% की सीमा तक तो पहुंचना ही होगा, ली युआन ने खुद से कहा। वह जमीन पर पड़े स्टार रियल्म प्राणी पर नजर डाले बिना न रह सका। ये कद में छोटा लग रहा था, सामान्य बाघ जितना भी बड़ा नहीं, लेकिन इसकी हरकतें तेज और लचीली थीं। ब्लू स्टार पर पाए जाने वाले जानवरों में उस तरह की विस्फोटक शक्ति और गति मिलना मुश्किल था। एक जानवर जैसी एलियन जाति। आश्चर्य है कि यह किस स्टार दायरे से आती है, ली युआन ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या सेना ने इसे पकड़ लिया है? विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद 1 महीने के लिए प्रत्येक सप्ताह 2 सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षक विभिन्न रहस्यों का खुलासा करते थे। इन्हें इंटरनेट पर पाना कठिन था। बड़े पैमाने पर दहशत से बचने के लिए कई विवरण अपेक्षाकृत गोपनीय रखे गए थे। ली युआन को यह स्पष्ट था कि मानव सभ्यता के 7 महान ग्रहों पर तारा क्षेत्र संयुक्त रूप से कम कई 100 या 1000 नहीं तो कितने ही होंगे। तथापि अधिकांश स्टार दायरे शांत अवस्था में हैं, या तो प्रवेश प्रतिबंधों के कारण, या इसलिए कि दूसरे पक्ष को अभी भी स्टार दायरे के अस्तित्व का पता लगाना बाकी है, या वे अभी युद्ध शुरू नहीं करना चाहते हैं।
इसका अर्थ यह है कि तारा क्षेत्र के पीछे की विदेशी जातियां और मानव जाति आमतौर पर शांतिपूर्ण थीं, जैसे कि चंद्रदानव तारा क्षेत्र और चंद्रदानव सभ्यता। दूसरा प्रकार साधारण शत्रुतापूर्ण अवस्था थी, जैसे फिश स्पिरिट स्टार दायरे, जहां पीछे स्थित एलियन सभ्यता की शत्रुता छोटी नहीं है, लेकिन कई प्रतिबंधों के कारण बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रकार युद्ध राज्य था, जैसे रॉब सी स्टार क्षेत्र और उसकी एलियन सभ्यता, जो विनाशकारी युद्धों के साथ बार बार मानव सभ्यता से टकराती थी। चौथा प्रकार कट्टर शत्रु राज्य था, जो ये दर्शाता था कि तारा क्षेत्र बहुत उच्च स्तर का है तथा इसके पीछे की विदेशी जाति ऐसे युद्धों को भड़काने में सक्षम थी जो मानव सभ्यता को नष्ट कर सकते थे, तथा वास्तव में उन्होंने ऐसे युद्ध छेड़े भी थे जिन्हें मानव सभ्यता द्वारा ही प्रतिकार किया गया। कट्टर शत्रु की स्थिति वाले स्टार क्षेत्र मुख्य रूप से फेक्सिंग में केंद्रित थे। स्टार रियल्म्स विशेष क्षेत्र हैं जहां विभिन्न दुनियाएं सेवन स्टार सागर को छूती हैं। कई विदेशी सभ्यताएं हमारी मानव जाति को नष्ट करने के लिए सेवन स्टार सागर पर आक्रमण करना चाहती हैं, ली युआन ने खुद से फुसफुसाया, लेकिन हम भी लगातार जवाबी हमला कर रहे हैं, यहां तक कि बड़ी संख्या में स्टार रियल्म प्राणियों को पकड़ भी रहे हैं। जैसे कि मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला कॉम्बैट असेसमेंट। क्या इतनी बड़ी संख्या में मारे गए स्टार रियल्म जीव प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। उनमें से अधिकांश को मानव जाति के शक्तिशाली लोगों द्वारा मार्शल कलाकारों की युवा पीढ़ी द्वारा अभ्यास के लिए उपयोग में लाया जाता है। साधारण मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में 99% स्नातक स्तर तक 15 तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए मृत्यु दर को 10% से नीचे रखा जा सकता है। लेकिन कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के बारे में क्या? कई युद्ध मूल्यांकनों से गुजरने के बाद जब शारीरिक गुणवत्ता 15 स्तर पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को युद्ध में सीधे भाग लेने के लिए स्टार दायरे में प्रवेश करना होगा। अंततः केवल तभी एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार जिसने जीवन और मृत्यु की परीक्षा को झेला है 20% से भी कम की अत्यंत कम मृत्यु दर के साथ विकसित किया जा सकता है। मजबूत शरीर, उच्च कौशल, ये सब किसी को मार्शल आर्टिस्ट बनने के योग्य नहीं बनाते। खतरे का सामना निडरता से करना, जीवन और मृत्यु का शांतिपूर्वक सामना करना, हत्या में निर्णायक होना, यही वह प्रकार का मार्शल आर्टिस्ट है जिसकी मानव सभ्यता को आवश्यकता है, जिसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ली युआन के ज्ञान के अनुसार 100 साल पहले साधारण मार्शल आर्टिस्ट बार बार और उत्तरोत्तर अधिक खतरनाक युद्ध आकलन से गुजरे बिना अक्सर सीधे स्टार रियल्म युद्ध क्षेत्रों में चले जाते थे। जीवन और मृत्यु के इस जोखिम के परिणामस्वरूप एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट की मृत्यु दर 30% से अधिक या सामान्यतः 50% तक हो जाती है। आगे है, वर्तमान युद्ध आकलन को केवल ग्रीनहाउस में प्रवेश करने वाली असुविधाजनक उज्ज्वल धूप के रूप में माना जा सकता है। ली युआन ने अपने लंबे भाले को कसकर पकड़ लिया और जंगल में गहराई तक जाना जारी रखा। कभी कभी ली युआन दूर के वातावरण का पता लगाने के लिए एक बड़े पेड़ की छतरी पर चढ़ जाता था। हालांकि वहां लुढ़कती पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए पारंपरिक ऊंची भूमि नहीं मिल पा रही थी। प्रयास का कोई खास फायदा नहीं हुआ। 3 घंटे बाद जहां ली युआन उतरा था वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर आसमान से हल्की बारिश हो रही थी। घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से ढकी एक धीमी ढलान पर कई बड़े क्रूर जानवर जो लिंक्स जैसे दिखते थे, जिनकी खालें तेंदुए के धब्बों जैसी चमकदार और चिकनी थीं और जो बेहद फुर्तीले थे, दहाड़ रहे थे और ली युआन को घेर रहे थे, जिसके हाथ में एक लंबा भाला था। उनकी दहाड़ें जंगल में गूंज उठीं। पास ही में कई बड़े पेड़ गिर गए थे और कुछ बड़े पत्थर भी टूटकर बिखर गए थे। पास ही एक घाटी की दरार में 2 बड़े जानवरों और 5 छोटे जानवरों के शव पड़े थे। बहुत क्रूर और वे समूहों में रहते हैं। ली युआन को सिरदर्द होने लगा। हर एक की विस्फोट गति बहुत तेज है। स्तर 13 स्टार दायरे के प्राणी वास्तव में भयंकर हैं। कुछ समय पहले ली युआन अनजाने में विदेशी जानवरों के इस समूह की मांद में प्रवेश कर गया था और 2 मादा जानवरों द्वारा उस पर हमला किया गया था। उसने जल्दी से उन सभी को मार डाला। हालांकि ली युआन अभी तक पीछे हटने में कामयाब नहीं हुआ था जब उसका सामना 4 और विदेशी जानवरों से हुआ जो एक साथ उस पर हमला कर रहे थे। उनमें से सबसे कम का जीवन स्तर 12.6 था। सबसे बड़ा, जो स्पष्ट रूप से नेता था, उसका जीवन स्तर 13 से कहीं अधिक था। जैसे जैसे कोई मार्शल पथ पर आगे बढ़ता है, एक स्तर का अंतर शारीरिक गुणवत्ता में स्पष्ट अंतर पैदा करता है। गर्जन, दहाड़, 4 विदेशी जानवरों ने बारी बारी से हमला किया, ली युआन को नीचे गिराने का प्रयास किया। फुट विदेशी जानवरों के हमलों की तुलना में ली युआन की चाल विशेष रूप से तेज नहीं थी, लेकिन वह असाधारण रूप से चुस्त थी क्योंकि वह बार बार चतुराई से उनके हमलों को चकमा दे रहा था। उनके हमलों का सामना करने के लिए विदेशी जानवरों के हमलों की भयानक ताकत के साथ ली युआन एक भी वार होने पर घायल हो जाएगा। 2 बजे के बाद उसे खून की खांसी होने लगेगी। ली युआन ने जिस पर भरोसा किया वह शरीर और मन की एकता प्राप्त करने के बाद अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण था।
ड्रैगन मूवमेंट तकनीक ने उसे हवा की तरह फुर्तीला बना दिया, जिससे वह लगभग पूरी तरह से आसपास के वातावरण में घुल मिल गया। हफ, ली युआन, जो बार बार चकमा दे रहा था, ने अपना लंबा भाला बार बार घुमाया। यद्यपि उसका शरीर धीमी गति से चलता था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसका हथियार धीमा था। ली युआन के लंबे भाले ने एक क्षण में ही हिंसक विस्फोट कर दिया। प्रत्येक वार के साथ वह एक विदेशी जानवर को घायल कर देता था, जिससे खून फैलने लगता था। यही कारण था कि सभी 4 विदेशी जानवर उससे बेहद सावधान रहते थे। वे बहुत बुद्धिमान हैं और उनमें लड़ने की प्रबल प्रवृत्ति है। मेरे भाले के लिए एक ही वार में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर वार करना कठिन है, ली युआन ने सोचा। वह विदेशी जानवरों के हमलों और चकमा देने की क्षमता में आसानी से खामियों को पहचान सकता था, लेकिन उनकी गति के कारण अवसर का फायदा उठाना मुश्किल हो गया था। समय बीत गया। लगातार कई बार हमला करने के बाद 2 विदेशी जानवर बुरी तरह घायल हो गए तथा उनकी ताकत काफी कम हो जाने के कारण उनका खून बहने लगा। बूम! एक और भाला बिजली की तरह बाहर निकला। इस बार उसने चकमा देने के बजाय सीधे हमले का सामना किया। अपने लंबे भाले को हाथ में लेकर उसने गर्जना की और बिजली की तरह विदेशी जानवर की गर्दन में घुस गया। फुट! लंबा भाला पीछे हटा लिया गया और खून छिड़का गया। जैसे ही उसने भाला निकाला, ली युआन ने अपनी कमर को मोड़ा और तेजी से पीछे की ओर झुका। भाले का अग्रभाग एक भयंकर वार में 180 डिग्री घूम गया। टर्नबाउट भाला। फफ! लंबा भाला सीधे सबसे मजबूत विदेशी जानवर की गर्दन को छेदता हुआ उसकी अंतड़ियों में गहराई तक पहुंच गया। गर्जना। जानवर अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, उसका शरीर भयंकर दर्द से कांप रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका जीवन तेजी से खत्म हो रहा है और वह अपने तीखे पंजों से ली युआन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ली युआन द्वारा चुना गया लंबा भाला 2.5 मीटर लंबा था, जिससे उसे दूरी में पूर्ण लाभ मिला। चुभने वाली ध्वनि, लंबा भाला पीछे हटा, जिससे बड़ी मात्रा में रक्त निकला और विदेशी जानवर के शरीर ने अंततः हिलना बंद कर दिया। भले ही उसने जानवर की मौत की पुष्टि की थी, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति खतरनाक दीवार के नीचे खड़ा नहीं होता, इसलिए ली युआन जल्दी से हमले की सीमा से बाहर चला गया। गर्जना। हफ! अपने नेता को ली युआन द्वारा एक ही मुठभेड़ में मारा गया देखकर शेष 2 विदेशी जानवरों को खतरा महसूस हुआ और वे बहुत तेज गति से भागने लगे। ली युआन ने पीछा नहीं किया। यद्यपि उनके मजबूत कौशल के कारण जंगल का विशेष भूभाग उन्हें बहुत कम सीमित करता था, लेकिन वे विदेशी जानवर शारीरिक रूप से बहुत बेहतर और बहुत तेज थे। अगर वे भागने पर आमादा होते तो ली युआन के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होता। आपने एक प्रवेश श्रेणी के प्राणी को मार दिया है। आध्यात्मिक प्रकृति पोषण प्राप्त कर लिया है। आध्यात्मिक जागृति स्तर 19.2% तक पहुंच गया है। दिव्य महल के पैनल ने अनुस्मारक की एक श्रृंखला को फ्लैश किया। बस थोड़ा और चलना है। ली युआन ने मुस्कुराहट का एक संकेत प्रकट किया। कुछ ही घंटों में उसे केवल 3 लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अकेले इस अंतिम युद्ध में ली युआन ने 4 वयस्क विदेशी जानवरों और कुछ युवा जानवरों को मार डाला था, जिससे उसका आध्यात्मिक जागृति स्तर 20% के करीब पहुंच गया था। ये सही है कि उन कमजोर बच्चों को मारने से भी उनकी आध्यात्मिक प्रकृति को पोषण मिला। कत्लेआम के दौरान ली युआन ने कोई दया नहीं दिखाई। दया दिखाओ। अपने चाचा के बारे में सोचो, अपने दिवंगत माता पिता के बारे में सोचो, उन दृश्यों के बारे में सोचो जो उसने कक्षा में और फिल्मों में देखे हैं। 1 दशक से अधिक की शिक्षा ने ली युआन को ये स्पष्ट कर दिया था। शत्रुओं पर दया करना स्वयं के प्रति क्रूरता करना है। कुल अंक। ली युआन ने पोजिशनिंग रिंग पर स्कोर रैंकिंग पर नजर डाली। अंक 56। आधार रैंकिंग 174। ग्रेड रैंकिंग 1। नोट: लड़ाकू मूल्यांकन हेतु 10 अंक की आवश्यकता पूरी हो गई। अभी ग्रेड रैंकिंग 16 पर थी, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब मैं पहले स्थान पर पहुंच गया हूं। ली युआन समझ गया, विभिन्न युद्ध मूल्यांकन आधारों में समान शक्ति वाले एलियन जीवन रूपों के अंक अलग अलग थे। यदि यह पहला आधार होता तो स्तर 12.5 से ऊपर के एलियन जीवन रूपों को 200 अंक के रूप में गिना जाता, लेकिन चौथे आधार में केवल स्तर 14 से ऊपर के एलियन जीवन रूपों को ही 200 अंक मिलेंगे। स्तर 10 से नीचे के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यह अनुचित है न? हाँ, यह अनुचित है, लेकिन कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के युद्ध मूल्यांकन का उद्देश्य यही है। यदि आपकी शारीरिक गुणवत्ता उच्च है और आपकी ताकत अधिक मजबूत है, तो स्वाभाविक रूप से लड़ाकू मूल्यांकन की आवश्यकताएं अधिक होंगी। बेस रैंकिंग 174। ली युआन इस रैंकिंग के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था, जो चौथे बेस पर 1000 से अधिक छात्रों के बीच उसकी स्थिति को इंगित करती थी। ये रैंकिंग पहले से ही काफ़ी अच्छी थी, खासकर इसलिए क्योंकि ली युआन की शारीरिक गुणवत्ता निश्चित रूप से अंतिम थी। ली युआन ने धीरे से कहा, मुझे 3 मिलियन का इनाम पाने के लिए बस कक्षा में प्रथम आना है। कुछ देर तक दिशा जानने के बाद ली युआन उस ओर बढ़ गया जहां दोनों विदेशी जानवर भाग गए थे। किस्मत मेरे साथ हो सकता है कि मैं अभी भी उनसे मिल जाऊं।
जब तक मैं एक और को मार डालूंगा मेरा आध्यात्मिक जागृति स्तर 20% तक पहुंच जाएगा, ली युआन ने प्रत्याशा के साथ सोचा। चौथे कॉम्बैट असेसमेंट बेस से 1000 किलोमीटर दूर एक विशाल युद्ध किला स्थित था। तीसरी मंजिल पर एक सम्मेलन कक्ष के अंदर एक ने टिप्पणी की, वे काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिक परिपक्व हैं। एक अन्य ने जवाब दिया, अब समय आ गया है कि वे परिपक्व हो जाएं। उनमें से अधिकांश 3 या 4 युद्ध आकलनों से गुजर चुके हैं। यदि वे अभी भी जीवन और मृत्यु की लड़ाई का सामना शांति से नहीं कर सकते तो वे बहुत कमजोर हैं। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के कई शिक्षकों ने अपनी प्रकाश स्क्रीन को टैप करते हुए लगातार अपने अवलोकन लक्ष्यों को बदलते हुए टिप्पणी की। प्रत्येक युद्ध मूल्यांकन छात्रों के लिए आगे बढ़ने का एक अवसर था। कैसा चल रहा है? एक ने पूछा। ये बच्चा चौथे बेस में भी पूरी तरह से ढल सकता है, राष्ट्रपति ली ने धीमी आवाज में कहा और स्क्रीन पर आगे बढ़ते ली युआन की ओर इशारा करते हुए हंस पड़े। वहां कई उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन गश्त पर थे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पहने गए पोजिशनिंग ब्रेसलेट और कॉम्बैट असेसमेंट बेस में फैले कई निगरानी कैमरों की मदद से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि प्रत्येक छात्र पर नजर रखी जाए और उनके अंकों को सटीक रूप से रिकॉर्ड किया जाए। वास्तव में बहुत शांत, एक ने टिप्पणी की। यदि वह जियांगलुन के युद्ध प्रशिक्षण सत्रों में अपनी स्थिति बनाए रख सकता है, जियांगलुन की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है, तो उसका युद्ध कौशल अविश्वसनीय रूप से मजबूत होना चाहिए, दीन जू ने कहा। उसके आमतौर पर तनावग्रस्त चेहरे पर थोड़ा आराम आया। वह युद्ध में शांत रहता है, उसकी चालें साफ और स्पष्ट होती हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के। उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और इलाके को समझने की क्षमता भी काफी प्रभावशाली है। ये बिल्कुल भी 18 साल का छात्र नहीं लगता। क्या इसने सिर्फ एक बार ही कॉम्बैट असेसमेंट लिया है? दीन जू ने धीरे से कहा। हाँ, बस एक बार, ली यांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन मुझे आपको ये भी याद दिलाना होगा कि वह अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा, उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार मत करो, उसकी इच्छाशक्ति आश्चर्यजनक रूप से मजबूत है। ली यांग ने प्रशंसा की भावना के साथ कहा। 1 महीना, 5 आध्यात्मिक धुलाई, क्या एक सामान्य प्रधान योद्धा भी इसका सामना कर सकता है? दीन जू चौंक गए, उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। 1 महीना, 5 आध्यात्मिक धुलाई? सचमुच? वह आध्यात्मिक स्नान के दर्द को जानती थी। वास्तव में कई मार्शल पद के प्रतिभाशाली लोगों ने इसका प्रयास किया था, लेकिन अधिकांश लोग इसकी पीड़ा सहन नहीं कर सके और उच्च लागत तथा अपेक्षाकृत कम लाभ के कारण अंततः उन्होंने इसे छोड़ दिया। बेशक ये सच है। जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा, लियांग ने स्क्रीन पर युवक को देखकर भावुक होकर कहा, लेकिन उसने वास्तव में ऐसा किया। उसने बहुत कुछ नहीं देखा है और फिर भी उसके पास इतनी भयानक इच्छाशक्ति है। ये थोड़ा डरावना है। शायद प्रतिभाशाली होने का यही मतलब है। दोपहर के 4 बजे घने जंगल में धमाका धमाका, विस्फोट जैसी आवाजें। जल्दी जल्दी जल्दी, ली युआन बिजली की तरह जंगल में भागा। चट्टानों और पेड़ों की अराजकता के बीच से भागते हुए वह खुद को एक अतिरिक्त जोड़ी पैर न होने के लिए कोस रहा था। उसकी गति 25 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक हो गई थी। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो ऐसे जटिल भूभाग पर उसकी गति आधी हो जाती, लेकिन ली युआन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। यही कारण था कि वह इतनी दूर तक भागने में सफल रहा। वो हाँ, दहाड़। ली युआन के पीछे 1 दर्जन से अधिक मानव जैसे एलियन पागलों की तरह उसका पीछा कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था। NO12BN.C ओम। वे सभी 3 मीटर से अधिक लंबे थे। उनकी त्वचा कठोर चूना पत्थर जैसी थी। पहली नज़र में वे विशाल चट्टानी मानव जैसे प्रतीत होते थे। कुछ लोगों के हाथ में तीखे पत्थर के हथियार और लकड़ी के भाले थे। अन्य लोग लगातार बड़े बड़े पत्थर उठाते रहे और हजारों किलोग्राम बल के साथ उन्हें तोप के गोले की तरह ली युआन की ओर फेंकते रहे, जो आगे की ओर भाग रहा था। रॉक डेजर्ट जनजाति। यहाँ के मानवरूपी लोग पौराणिक पत्थर के लोग हैं, ली युआन ने गुस्से से सोचा, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी करने में असहाय था। जिया देश में, विशेष रूप से जियांगबेई प्रांत में, मछली आत्मा कबीला सुप्रसिद्ध है। इसी प्रकार रॉक डेजर्ट जनजाति भी है। यह एक अत्यंत क्रूर विदेशी जनजाति है जिसकी त्वचा चट्टान जैसी है, शरीर कठोर और मजबूत है, लंबाई बहुत अधिक है, तथा जो रेगिस्तान और गोबी वातावरण में रहने के आदी हैं। उन्होंने अतीत में जिया देश को भारी नुकसान पहुंचाया था और उन्हें स्टोन पीपल का उपनाम दिया गया था। ली युआन को उम्मीद नहीं थी कि चौथे बेस पर युद्ध मूल्यांकन में मानवरूपी एलियंस रॉक डेजर्ट जनजाति के होंगे। पोम पोम पोम, ली युआन ने उन बड़े पत्थरों की बमबारी को घबराहट में चकमा दिया। पत्थर पेड़ों से टकराकर उनमें बड़ी बड़ी दरारें पैदा कर देते थे या उन्हें तोड़ भी देते थे। ली युआन ने पहला मौका मिलते ही पूछताछ शुरू कर दी। रॉक डेजर्ट जनजाति के सदस्यों के इस समूह में से अधिकांश ने स्तर 13 को पार कर लिया, सबसे कमजोर 12.6 पर था। अपनी स्वाभाविक बुद्धि और हथियारों में दक्षता के साथ यदि वह सीधे युद्ध करता तो भले ही वह कुछ को मार भी देता,
ली युआन निश्चित रूप से मर जाता, उसे कम से कम बैकअप के लिए कॉल करने की आवश्यकता पड़ती। तो ली युआन का पहला विकल्प था भागना। हालांकि ली युआन को यह उम्मीद नहीं थी कि रॉक डेजर्ट जनजाति का ये समूह उसका इतनी बेरहमी से पीछा करेगा। सौभाग्यवश जंगल उनका प्राकृतिक आवास नहीं था तथा जटिल भूभाग के कारण उनकी गति सीमित हो गई, जिससे उन्हें अपने भौतिक लाभों का उपयोग करने में बाधा उत्पन्न हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच की दूरियां कम होती गईं। कई किलोमीटर तक दौड़ने के बाद वे कब तक पीछा करेंगे? ली युआन ने अपने दिल में कोसा, साथ ही अपने आसपास के वातावरण को तेजी से देखते हुए कई काम एक साथ कर रहा था। वह एक उपयुक्त युद्ध क्षेत्र ढूंढना चाहता था। संभवतः इससे दुश्मन के लंबी दूरी के हमलों और उनकी संख्यात्मक बढ़त को सीमित किया जा सकेगा। ऐसी जगह ढूंढना आसान नहीं था। अचानक, जूनियर भाई घबराओ मत, एक कर्कश आवाज पास की चट्टान से गूंजी। धमाका! एक फुर्तीली आकृति आकाश में उड़ी, जिसके पैर बलपूर्वक ऊपर की ओर बढ़ रहे थे और वह नीचे की ओर भाग रहे रॉक डेजर्ट जनजाति के सदस्यों की ओर तोप के गोले की तरह आक्रमण कर रही थी। वह एक महिला थी। उसके हाथों में 2 छोटी युद्ध कुल्हाड़ियां थीं, जो 2 छोटी ढालों जैसी दिख रही थीं। बहन क्यू, सावधान रहो। ली युआन ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये राष्ट्रपति ली की कक्षा की द्वितीय वर्ष की बहन थी, क्यू जिंग। वह छठे संस्थान में केवल 2 द्वितीय वर्ष की छात्राओं में से एक थी, जो कौशल के चौथे स्तर तक पहुंची थीं। उसकी शारीरिक गुणवत्ता 12.9 थी। 8 प्रमुख संस्थानों के द्वितीय वर्ष के रैंक में क्यू जिंग की कुशलता और युद्ध क्षमता दोनों ही शीर्ष 20 में थीं। उनकी आयु करीब होने के कारण उनकी ताकतें अधिक तुलनीय थीं। इसलिए ली युआन और क्यू जिंग एक दूसरे से काफी परिचित थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। बूम! हाथ में युद्ध कुल्हाड़ी और बिजली की तरह तेज चाल के साथ क्यू जिंग ने कई बार तेजी से चकमा दिया और फिर उनमें से सबसे मजबूत व्यक्ति से भिड़ गया, जो रॉक डेजर्ट जनजाति का सदस्य था और जिसकी शारीरिक गुणवत्ता 13.6 थी। दोनों पक्षों में झड़प हो गई। गड़गड़ाहट, भयानक लड़ाई खून के छींटों के साथ शुरू हुई। रॉक डेजर्ट जनजाति के कई कमजोर सदस्यों के सिर काट दिए गए, उनके कटे हुए अंग बिखर गए। गर्जना! रॉक डेजर्ट जनजाति के कुछ शक्तिशाली सदस्य क्रोध से दहाड़ते हुए पीछे हटने की तैयारी करने लगे, क्योंकि उन्हें अपने सामने छोटे कद के एलियन की भयानक युद्ध क्षमता का एहसास था। उनकी कुशलताएं इतनी उन्नत थीं कि वे उस पर हाथ नहीं डाल सकते थे। छोड़ने की कोशिश कर रही हो? क्यू जिंग की आवाज ठंडी थी। चौथे स्तर की मास्टर के रूप में उसने अपनी शक्ति को विस्फोटक तरीके से एकीकृत किया। रॉक डेजर्ट जनजाति के इन सदस्यों का वध करना, जो जीवन स्तर में करीब थे, एक नरसंहार था। रंबल! 1 दर्जन से अधिक झड़पों के बाद चमकदार कुल्हाड़ी की चमक के साथ सबसे मजबूत रॉक डेजर्ट जनजाति के सदस्य की छाती को तेज युद्ध कुल्हाड़ी से तुरंत काट दिया गया। फिर उसका सिर काट दिया गया और वह जमीन पर गिर गया। गर्जना! फुसफुसाहट! धमाका! रॉक डेजर्ट जनजाति के शेष सदस्य अंततः उन्मत्त होकर तितर-बितर हो गए। क्यू जिंग ने तुरंत उनका पीछा किया। बहुत मजबूत! ली युआन दृश्य देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अकेले कौशल के मामले में वह क्यू जिंग से कहीं बेहतर था, लेकिन शारीरिक गुणवत्ता में अंतर बहुत बड़ा था। रॉक डेजर्ट जनजाति के सदस्यों के इस समूह के खिलाफ वह केवल भाग सकता था। चौथे स्तर के कौशल के साथ भी चालों की सीमाएं और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले बोनस की अंततः अपनी सीमाएं थीं। बस आधे मिनट बाद, वूश! क्यू जिंग अपनी 2 खून से सनी छोटी कुल्हाड़ियों के साथ ली युआन के पास उतरी। उसका शरीर खून से सना हुआ था। वह युद्ध देवी की तरह दिख रही थी। जूनियर भाई, क्या आप मुझे धन्यवाद नहीं देंगे? क्यू जिंग ने ली युआन की ओर देखा, मुस्कुराते हुए। युद्ध की क्रूरता का कोई निशान नहीं था। धन्यवाद बहन, ली युआन मुस्कुराया। बहन वाकई कमाल की है। रॉक डेजर्ट जनजाति के सदस्यों को सब्जियों को काटने जैसा मार रही है। ये कुछ भी नहीं है। उन्हें बस पकड़कर यहाँ रखा गया है, यहाँ तक कि उनके पास उचित हथियार भी नहीं है। क्यू जिंग ने अपना सिर हिलाया। अगर वे असली रॉक डेजर्ट जनजाति के योद्धा होते, जो धातु के हथियारों से लैस होते, तो उन्हें मारना बहुत मुश्किल होता। ली युआन ने सहमति में सिर हिलाया। सचमुच, तारा क्षेत्र की कई विदेशी जातियां, विशेषकर मानवरूपी मानव जाति के समान ही सभ्य थीं, जिनकी संस्कृति अत्यधिक विकसित थी तथा सहायता के लिए उनके पास प्रचुर मात्रा में हथियार थे। शारीरिक गुणवत्ता एक जैसी लग सकती है, लेकिन ताकत पूरी तरह से अलग हो सकती है। आप रॉक डेजर्ट जनजाति के गतिविधि क्षेत्र के केंद्र में कैसे पहुंच गए? क्यू जिंग ने उत्सुकता से पूछा। बैकवर्ड। उसे कुछ पता नहीं था। यहाँ से यदि आप लगभग 15 किलोमीटर पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो आप युद्ध मूल्यांकन क्षेत्र के भीतर रॉक डेजर्ट जनजाति के एक बड़े कबीले तक पहुँच जाएंगे। क्यू जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा अनुमान है कि वहाँ 200 से अधिक योद्धा हैं और उनका नेता स्तर 14 से ऊपर है। स्तर 14! ली युआन को राहत की लहर महसूस हुई। स्तर 14, जिसकी मुट्ठी की ताकत 8000 किलोग्राम से अधिक है, वह स्तर 13 से कई गुना अधिक शक्तिशाली है।
सौभाग्यवश उनका उनसे सामना नहीं हुआ। हाँ, ये सामान्य बात है कि आप नहीं जानते। मुझे कुछ पूछताछ के बाद ही पता चला और उस नेता की खोज से पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। कियू जिंग ने आह भरते हुए कहा, आप भी प्रभावशाली हैं, अभी पहले वर्ष में ही हैं और आप चौथे बेस पर टिके रहने में सक्षम हैं। वरिष्ठ बहन के बचाव के बिना शायद मैं पहले ही समाप्त हो चुका होता, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे बिना 1 किलोमीटर आगे एक चट्टान है। अपनी ताकत के साथ आपके पास भागने का मौका भी था, कियू जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अपने आप ही एक चक्कर लगाओ, रॉक डेजर जनजाति के क्षेत्र से दूर रहो और बाद में सावधान रहो। जब हम स्कूल वापस आएंगे तो हम और बात करेंगे। ठीक है बहन, आप भी अपना ख्याल रखना। ली युआन ने सिर हिलाया। वैसे भी उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके साथ आएगी। उनकी शक्तियों में अंतर स्पष्ट था। इसके अलावा यह एक युद्ध मूल्यांकन था, दोनों पक्षों का लक्ष्य अधिक अंक हासिल करना था, इसलिए अलग होना सबसे अच्छा निर्णय था। उसने देखा कि कियू जिंग दूर जा रहा था। कियू जिंग सीनियर सिस्टर चौथे बेस पर 8वें स्थान पर। ली युआन ने अपने लोकेटर ब्रेसलेट पर रैंकिंग पर नजर डाली। ... वरिष्ठ बहन कियू जिंग की सलाह पर ध्यान देते हुए ली युआन ने दिशा बदल दी और रॉक डेजर जनजाति के क्षेत्र से दूर चला गया। 1 घंटे बाद आसमान धीरे धीरे काला हो गया। 6 किलोमीटर दूर एक छोटे से उजाड़ मैदान पर पफ, ली युआन ने एक लिंक्स जैसे दिखने वाले विदेशी जानवर का गला चीर दिया और उसका विशाल शरीर बंजर जमीन पर भारी रूप से गिर गया। आपने एक प्रवेश रैंक प्राणी को मार दिया है। आध्यात्मिक प्रकृति पोषण प्राप्त किया है। आध्यात्मिक जागृति स्तर 20% तक पहुंच गया है। आप आध्यात्मिक जागृति की सीमा तक पहुंच चुके हैं। अस्थायी रूप से आध्यात्मिक प्रकृति पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हैं। एक बार जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति स्तर 20 तक पहुंच जाती है तो आप सीमा को तोड़ सकते हैं। आध्यात्मिक जागृति स्तर 20% तक पहुंच गया है। दूसरा मूल शक्ति आत्मसात शुरू हो गया है। दिव्य पैलेस पैनल एक पल में 3 सूचनाओं के साथ चमक उठा। ली युआन ने तुरंत उन्हें नोटिस किया। निश्चित रूप से 10% पर मूल शक्ति संचार का एक उदाहरण था और अब 20% पर एक और है। विचार ली युआन के दिमाग में तेजी से कौंधे। तो आध्यात्मिक जागृति की सीमा को तोड़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को स्तर 20 तक पहुंचना होगा। इससे पहले कि ली युआन आगे कुछ सोच पाता, उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। रुको, ये पिछली बार से अलग है। क्योंकि दिव्य महल के अनुस्मारक के मात्र 3 सेकंड बाद ली युआन को हल्के सिरदर्द की एक श्रृंखला महसूस हुई, जैसे कि कुछ रहस्यमय शक्ति उसके सिर से उसके अंगों और पूरे शरीर में घुसपैठ कर रही थी। यह अनुभूति बहुत अजीब थी। इसके तुरंत बाद ली युआन को एक रहस्यमयी शक्ति का एहसास हुआ जो धीरे धीरे बाहर से उसके अंगों और शरीर में प्रवेश कर रही थी और उसके रोमछिद्रों में थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी। यह ओरिजिन पावर था। NOWELL-BE-IN.C पहले मूल शक्ति संचारण के लिए मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, लेकिन ये दूसरा संचारण अपने आप शुरू हो गया है। ली युआन को तुरंत एहसास हुआ, ये बुरा है। मैं निश्चित रूप से इस समय स्कूल की निगरानी में हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के वूश, ली युआन ने अपना लंबा भाला पकड़ लिया। उसका शरीर बिजली की तरह तेजी से दूर की ओर भागा। कुछ 100 मीटर दूर वहां एक चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा थी, वही स्थान जिसे ली युआन ने रात भर रुकने के लिए चुना था। मुश्किल से 20 सेकंड में ली युआन को महसूस हुआ कि उसका शरीर गर्म होता जा रहा है। धमाका, उसने लंबा भाला फेंका जो तीर की तरह उछलकर गुफा की दीवार में गहराई तक जा लगा। ओह, उसने अपनी लड़ाकू तलवार निकाली, हवा में छलांग लगाई और तलवार की कई चिमकें उसके पास से गुजर गईं। गुफा के बगल के पेड़ तुरंत ही टुकड़ों में कटकर गिर गए। फिर ली युआन ने जल्दी से इन पेड़ों को गुफा तक खींच लिया, उन्हें एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दिया और गुफा के प्रवेश द्वार को मुश्किल से बंद कर दिया। ली युआन ने लड़ाकू तलवार थाम ली और गुफा में घुसकर एक पेड़ का टुकड़ा नीचे रख दिया। इससे पहले से ही संकीर्ण प्रवेश द्वार को व्यावहारिक रूप से बंद कर दिया गया। भले ही कोई एलियन रेस आ जाए, फिर भी मेरे पास कुछ तैयारियां हैं। कम से कम मुझे जवाब देने के लिए 2 सेकंड और मिलेंगे। ली युआन ने अपने दांतों को भींचा और जमीन पर बैठ गया। इसके अलावा शिक्षक अब मुझे सीधे नहीं देख सकते हैं। ओरिजिन पावर का संचार अभी 1 मिनट पहले ही शुरू हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। मूल शक्ति संचार। ली युआन पूरी तरह से शांत हो गया और उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश कर रही बढ़ती मूल शक्ति का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। इस बार मूल शक्ति का संचार पिछली बार की तुलना में अधिक प्रचुर और शुद्ध था। विकसित होना। मेरी मांसपेशियां और हड्डियां। ली युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर का हर हिस्सा मूल शक्ति को तीव्रता से अवशोषित कर रहा था। मांसपेशियां मजबूत हो गईं, त्वचा अधिक लचीली हो गई, हड्डियां अधिक ठोस हो गईं और आंतरिक अंगों की जीवन शक्ति बढ़ गई। आपका जीवन स्तर 11.3 से बढ़कर 11.4 हो गया है। जैसे ही रात पूरी तरह से घिर गई, चारों ओर का वातावरण एकदम शांत हो गया और समय बीतता गया। 1.8 से 11.9 तक दिव्य पैलेस पैनल से अधिसूचनाओं के साथ
ली युआन के शरीर में एक और भव्य परिवर्तन शुरू हुआ। बैकवर्ड गुफा की गहराई में पैर मोड़कर बैठे हुए सबसे संकरे प्रवेश द्वार को कटी हुई लकड़ी के टुकड़ों से बंद कर दिया गया था। गुफा में कोई अन्य जीवन नहीं है, कोई खतरा नहीं है। ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत मजबूत थी, जो उसकी अद्वितीय दिव्य महल जांच के साथ संयुक्त थी। यदि गुफा में कोई जीवन होता तो वह बहुत पहले ही इसका पता लगा लेता। यही कारण था कि वह मगरमच्छ जैसे विदेशी जानवर को शुरू में ही आसानी से पहचान सका। शरीर का परिवर्तन वास्तव में बहुत तेज है। ली युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी शारीरिक गुणवत्ता में निरंतर परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सका। यह विकास इतना तीव्र था कि ली युआन का शरीर हल्का बुखार और दर्द से ग्रस्त हो गया। शारीरिक गुणवत्ता में यह भारी वृद्धि मूलतः शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों और मांस का बार बार टूटना और पुनर्गठन थी। लेकिन ली युआन की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण इस तरह के दर्द को सहना अपेक्षाकृत आसान था। पहले 3 घंटों में मुझमें लगभग 0.5 स्तर का सुधार हुआ। इस 1 घंटे में लगभग 0.1 स्तर। जीवन स्तर के दृष्टिकोण से यह बहुत धीमा लगता है, लेकिन शारीरिक शक्ति के संदर्भ में इसमें थोड़ी तेजी की प्रवृत्ति भी है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। जीवन स्तर में अंतर जितना अधिक ऊपर जाता है उतना अधिक आश्चर्यजनक होता जाता है। उदाहरण के लिए, स्तर 10.0 से 11.0 तक मानक मुट्ठी शक्ति अंतर 500 किलोग्राम है, लेकिन स्तर 18.0 से 19.0 तक मानक मुट्ठी शक्ति अंतर 14,000 किलोग्राम है। यही कारण है कि कई मार्शल कलाकार विश्वविद्यालय में कुछ ही वर्षों के दौरान स्तर 15 या 16 तक सुधार कर लेते हैं, लेकिन स्नातकोत्तर साधना के 20 वर्षों के बाद भी स्तर 19 तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। यही कारण था कि कियू जिंग ली युआन की तुलना में कम कौशल के बावजूद रॉबडेजर जनजाति के योद्धाओं के एक समूह का वध कर सका, क्योंकि उसकी शारीरिक गुणवत्ता 1.6 स्तर अधिक थी। स्तर 12.9 की मुट्ठी शक्ति 11.3 से दोगुनी से भी अधिक थी। कौशल में अंतर बहुत बड़ा नहीं था और कियू जिंग की समग्र ताकत ली युआन की तुलना में 5 गुना अधिक थी, जिससे स्वाभाविक रूप से उसे इच्छानुसार नरसंहार करने में सक्षमता प्राप्त थी। प्रवेश रैंक में प्रवेश करने के बाद जीवन स्तर में प्रत्येक 1-2 स्तर की वृद्धि शरीर की मानक मुट्ठी शक्ति को 2 गुना कर देती है। आध्यात्मिक ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। उसने अपनी चेतना का एक हिस्सा बाहरी खतरों को महसूस करने के लिए छोड़ दिया था, जबकि इसका एक अंश पहले ही आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर चुका था। वह सीधे मन आत्मा दिव्य महल के अंदर चला गया। जैसा कि ली युआन ने उम्मीद की थी, माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस के अंदर पहले गायब हो चुकी सफ़ेद जैद सीढ़ियां फिर से प्रकट हो गईं। सीढ़ियों के ऊपरी स्थान से सुनहरी धुंध की फुहारें लगातार गिर रही थीं, जो दिव्य महल की धरती में विलीन हो रही थीं। क्या ये सुनहरी धुंध, जिसे मैं अपने मस्तिष्क से निकलता हुआ महसूस कर रहा हूँ, मेरे शरीर में मूल शक्ति का मार्गदर्शन कर रही है? वह रहस्यमय शक्ति है जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ। वास्तव में यह क्या है? ली युआन ने सोचा। अचानक सीढ़ी में सुनहरी धुंध की एक छोटी मात्रा, जो मूल रूप से जमीन में विलीन हो रही थी, अलग हो गई और सीधे ली युआन की चेतना में विलीन हो गई। बूम! पहले के लगभग समान अनुभव की तरह ली युआन की चेतना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह फिर से सुस्त हो गई और संपूर्ण आध्यात्मिक दुनिया एक अंतहीन अंधकार में अंतरिक्ष में बदल गई। फिर से अंधेरा स्थान। ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। वह अपनी स्पष्टता को बमुश्किल बनाए रख पा रहा था और उसे आध्यात्मिक दुनिया में होने वाले परिवर्तनों का स्पष्ट बोध था। उसने महसूस किया कि अनगिनत तारे अचानक कहीं से प्रकट हो गए और उसके चेतन मन को पोषित करने लगे। आपकी आत्मा को पोषण मिला है। आध्यात्मिक शक्ति 18.4 से 18.5 स्तर तक बढ़ गई है। उसके अनजाने में एक दिव्य महल संकेत प्रकट हुआ। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, ये सुनहरी धुंध मेरी आध्यात्मिक शक्ति को पोषित और बेहतर कर सकती है, साथ ही मेरे शरीर में मूल शक्ति का संचार भी कर सकती है। ली युआन ने महसूस किया, शारीरिक गुणवत्ता और आध्यात्मिक शक्ति की दोहरी वृद्धि का चुपचाप अनुभव किया। एक ही समय पर उस अंधकारमय अंतरिक्ष में जहां उसकी चेतना निवास करती थी, धूल की तलाश, सूक्ष्मता को पाना, एक होने के लिए विलीन होना, सूर्य और चंद्रमा का सार आध्यात्मिक आधार तैयार करता है। वह भव्य और विशाल आवाज एक बार फिर अंधेरे अंतरिक्ष में गूंज उठी। परिचित आवाजें, परिचित पाठ, आध्यात्मिक आधार। ली युआन भावुक हो गया। अंतिम मूल शक्ति संचार के दौरान उसकी चेतना गहरी नींद में चली गई, जिसमें केवल हल्की सी जागरूकता थी। लेकिन इस बार वह इस प्राचीन और विशाल आवाज में निहित रहस्यमय उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह अत्यंत गहन था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह किसी परम सत्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था। सितारे। धीरे धीरे जैसे जैसे वह इस विशाल आवाज को सुन रहा था, ली युआन की चेतना ने अंतहीन अंधेरे में कुछ ऐसा देखा जैसे कि काले तारे प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर रहे हों। वे अधिक उज्ज्वल और चमकदार हो गए।
प्रकाशित तारों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रारंभिक दर्जनों से वे धीरे धीरे सैकड़ों, हजारों में बदल गए। बड़ी संख्या में प्रकाशित तारों ने सभी प्रकार के अजीब प्रक्षेप पथ बनाए जो अंधेरे अंतरिक्ष में टिमटिमा रहे थे। तारे धागों जैसे होते हैं। ली युआन को यह एहसास हुआ और उसने अवचेतन रूप से इन अजीब तारकीय पथों को यथासंभव याद रखने की कोशिश की। ये क्रिया बहुत थका देने वाली थी, जिससे ली युआन की चेतना और भी अधिक स्तब्ध हो गई, मानो वह गहरी नींद में डूबने वाला हो। ली युआन गुफा में छिपा हुआ था और उसकी शारीरिक गुणवत्ता और आध्यात्मिक शक्ति में लगातार सुधार हो रहा था। वह स्टार दायरे के युद्ध किले में 3 स्तरीय बैठक कक्ष में था। ली युआन क्या कर रहा है? वह 6 घंटे से गुफा में छिपा हुआ है। राष्ट्रपति ली कुछ हैरान थे। क्या यह आपकी समस्या नहीं है? दीन जू ने अपना सिर हिलाया। मेरी समस्या? राष्ट्रपति ली आश्चर्यचकित हो गए। सच में, क्या आप उससे पूरी रात लड़ने और कत्लेआम करने की उम्मीद करते हैं? दीन जू ने अपना सिर हिलाया और कहा, चौथे बेस पर छात्रों में उसकी शारीरिक गुणवत्ता सबसे कम है। रात में दृश्यता बाधित होती है। अगर वह बाहर जाकर जबरदस्ती शिकार और लड़ाई करे तो यह और भी खतरनाक होगा। छिपकर रहना, अच्छी तरह आराम करना और दिन में वध करना बेहतर है। इससे पता चलता है कि उसे आत्म जागरूकता है और वह लापरवाह नहीं है। दीन जू ने आगे कहा, मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ली ने सिर हिलाया। उन्हें भी लगा कि दीन जू की बात सही थी। तथापि उसे अच्छी तरह याद है कि जब ली युआन गुफा में छिपा था तब आकाश पूरी तरह से काला होने में अभी भी 1 घंटे से अधिक का समय था। क्या ये सच है कि मैंने सचमुच कोई गलती की है जिससे उसका विकास प्रभावित हो रहा है? एक पल के लिए राष्ट्रपति ली को खुद पर संदेह हुआ। सूर्यास्त और सूर्योदय। अगले दिन सुबह के 10 बजे का समय हो गया। चौथे बेस से भाग लेने वाले अन्य सभी छात्रों ने अच्छी तरह से आराम किया था और अपने अपने शिविरों से बाहर निकल आए थे, जिससे वास्तविक युद्ध और नरसंहार का एक नया दिन शुरू हुआ। युआन गुफा में छिपा हुआ एकांत में बिना किसी हलचल के खड़ा रहा। निगरानी ड्रोन गुफा के बाहर निगरानी रखता रहा, लेकिन अंदर नहीं देख सका। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ली युआन को कुछ हो गया है? राष्ट्रपति ली की आंखों में चिंता के भाव दिखाई दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रोन निगरानी कर रहा है, कोई भी विदेशी प्रजाति दिखाई नहीं दी है। दीन जू ने अपना सिर हिलाया और कहा, लोकेटर रिंग से पता चलता है कि वह अभी भी गुफा में है और उसका जीवन संकेत स्थिर है। कोई समस्या नहीं है। तो फिर वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? अध्यक्ष ली कुछ चिंतित हो गए। क्लास के यान होंग और वू लुओ से पूरी तरह से आगे निकल गए हैं। उपाध्यक्ष के रूप में वे किसी भी समय स्कूल में प्रत्येक ग्रेड और प्रत्येक बेस की अंक रैंकिंग की जांच कर सकते थे। उदाहरण के लिए, नए छात्र, भले ही वे बेस 1, बेस 2 और बेस 4 जैसे अलग अलग युद्ध मूल्यांकन क्षेत्रों में थे, फिर भी उनकी वर्ग अंक रैंकिंग एक समान थी। उच्च श्रेणी की रैंकिंग का मतलब था पुरस्कार। उच्च आधार रैंकिंग का मतलब पुरस्कार भी था। यह उसकी पसंद है। जब तक वह जीवन के लिए खतरा नहीं है, हम युद्ध मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दीन जू ने अपना सिर हिलाया और कहा, आइए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। हम, राष्ट्रपति ली केवल इंतजार कर सकते थे। समय दोपहर 12 बजे का हो गया। ली युआन अभी भी गुफा से बाहर नहीं निकला था और युद्ध मूल्यांकन का समय पहले ही 24 घंटे बीत चुका था। बेस 1 और बेस 2 के लिए युद्ध मूल्यांकन समाप्त हो गया है। दीन जू अचानक बोल पड़ा। बेस 1 और बेस 2 के लिए युद्ध मूल्यांकन केवल 1 दिन तक चला। आधार 3 और 4 2 दिन तक चले। आधार 5 3 दिन तक चलेगा। समझ गया, राष्ट्रपति ली ने धीमी आवाज में कहा। उनकी नज़र स्क्रीन पर टिकी हुई थी। इस समय उसे युद्ध मूल्यांकन बेस में भागने और ली युआन को गुफा से बाहर खींचने का आवेग महसूस हुआ। वह ली युआन से यह पूछने के लिए उत्सुक थे कि आखिर उन्होंने क्या करने की योजना बनाई है। बेस 2 का तारा क्षेत्र। वू लुओ, यांग होंग, एक युद्ध कुल्हाड़ी लेकर विमान से उतरा और तुरंत उसने खून से लथपथ वू लुओ को दूर से आते देखा। यांग होंग ने सक्रियतापूर्वक उनसे संपर्क किया। इस बार भी मैं ही जीता हूं। यांग होंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस मुकाबला मूल्यांकन में नए खिलाड़ियों के बीच मैं अंकों के मामले में नंबर 1 हूं। 24 घंटे की लड़ाई और कत्लेआम के बाद वह रात को भी आराम नहीं करता था और पागलों की तरह शिकार की तलाश में रहता था। अंत में 196 अंक प्राप्त कर उन्होंने न केवल ग्रेड में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन बेस 2 के 1000 से अधिक छात्रों के बीच शीर्ष 30 में भी जगह बना ली। ध्यान रखें, बेस 2 में मुख्य रूप से द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी शामिल थे। इससे पता चलता है कि यांग होंग कितने कठोर संघर्षशील थे। वू लुओ ने केवल 171 अंक बनाए, जो नए खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अंकों में अंतर स्पष्ट था। पहले वू लुओ ने उपहास किया, आप अथक हैं, मैं आपकी तरह पागल नहीं हूं, लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि आपने जीत सुनिश्चित कर ली है? यांग होंग एक पल के लिए अचंभित रह गया। बेवकूफ,
वू लुओ ने ठंडे स्वर में कहा, ली युआन बेस 4 में है और वहाँ के स्टार रियल प्राणी बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। बेस 2 में हमारे जैसे ही स्को वाले प्राणियों को मारना बहुत अधिक कठिन है। लेकिन उनके पास मूल्यांकन का एक और दिन है। उसके पास अभी भी 24 घंटे हैं। तुम मूर्ख हो, यांग होंग ने तिरस्कार के साथ कहा। मैं ली युआन के स्को पर नज़र रख रहा हूँ। कल शुरुआत में ये तेज़ी से बढ़ा था, लेकिन कल शाम 5 बजे से अब तक उसका स्को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। हालांकि उन्होंने युद्ध मूल्यांकन से अपना नाम वापस नहीं लिया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि वे घायल हैं। आखिरकार बेस 4 मूलतः जूनियर और यहाँ तक कि सीनियर खिलाड़ियों से भरा हुआ है। वह शारीरिक गुणवत्ता में बहुत पीछे है, बहुत खतरनाक है। अलावा जितनी देर होगी, स्टार रियल्म के जीव उतने ही कम होंगे। भले ही वह घायल न हो, एक दिन में 100 से ज़्यादा अंक हासिल करने की कोशिश करना ये लगभग असंभव है। यांग होंग को पूरा भरोसा था। रुको और देखो, वू लुओ ठंडी हंसी हंसा। हालांकि उसने वास्तव में अपने दिल में यांग होंग के फैसले को स्वीकार कर लिया था। तथापि वू लुओ ली युआन की प्रशंसा करता था क्योंकि ली युआन वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, ताकत में उससे कहीं अधिक। लेकिन यांग होंग के बारे में क्या? वू लुओ को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। दोनों के बीच हमेशा गुप्त प्रतिस्पर्धा होती थी तथा नए खिलाड़ियों में दूसरे व्यक्ति की उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। ... अगर यांग होंग और वू लुओ अभी भी ली युआन के स्को को शांति से देख सकते, फिर बेस 1 के स्टार दायरे में जब नए छात्र चौक में एकत्र हुए तो वह चर्चाओं से भर गया। ली युआन, उसके पास केवल 50 से कुछ अधिक अंक कैसे हैं? पूरा दिन हो गया। यांग होंग बेस 2 पर है। उसने लगभग 200 अंक प्राप्त कर लिए हैं, जिससे छठे संस्थान के सामूहिक अंक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्या ये हो सकता है कि इस युद्ध मूल्यांकन के लिए छठे संस्थान का सामूहिक कुल स्कोर प्रथम स्थान पर हो? प्रत्येक संस्थान के नए छात्रों ने आपस में चर्चा की। सभी का ध्यान सामूहिक स्कोर पर केंद्रित था। ली युआन को छोड़कर सभी नए छात्रों के अंक पहले ही तय हो चुके थे। नए छात्रों के लिए संस्थान रैंकिंग: प्रथम स्थान छठा संस्थान 4031 अंक, दूसरा स्थान पांचवां संस्थान 3951 अंक, तीसरा स्थान सिक्स्थ इंस्टीट्यूट 3931 अंक, चौथा स्थान सातवां संस्थान 3874 अंक... प्रत्येक संस्थान के बीच कुल अंकों में अंतर अधिक नहीं था। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी ने पहले ही कठिनाई स्तर की व्यवस्था कर दी थी। सामान्य परिस्थितियों में 1/3 से अधिक छात्र मूल्यांकन के बीच में ही अपना नाम वापस ले लेते थे। यदि वे युद्ध मूल्यांकन पूरा भी कर लें तो भी अधिकांश को केवल 20 से 30 अंक ही मिलेंगे। बेस 1 के विश्राम क्षेत्र में छठे संस्थान के नए छात्रों का एकत्रीकरण स्थान। हमारे छठे संस्थान का कुल स्कोर तीसरे संस्थान से केवल 100 अंक पीछे है। ये प्रवेश प्रतियोगिता के दौरान के अंतराल से बहुत छोटा है। अब हम तीसरे स्थान पर हैं, ये बुरा नहीं है। हमारे वरिष्ठ भाई के पास केवल 50 से कुछ अधिक अंक क्यों हैं? क्या कल यह नहीं कहा गया था कि वह 200 अंक प्राप्त कर सकता है? बेस 2 पर यांग होंग को 196 अंक मिले। बेवकूफ़, ये बेस 4 है। प्रतिभागी सभी जूनियर और सीनियर हैं। क्या आपको लगता है कि 200 अंक हासिल करना इतना आसान है? यदि आप होते तो आधे घंटे तक जीवित रहना ही एक बड़ी उपलब्धि होती। ये वास्तव में अनुचित है। यदि वरिष्ठ भाई भी बेस 2 में होता तो वह 300 या 400 अंक भी प्राप्त कर सकता था। यांग होंग की बारी इतनी अहंकारी कैसे हो सकती थी? छठे संस्थान के नए छात्रों ने आपस में चर्चा की। ये स्कूल का नियम है। पहले दिन बड़े भाई को केवल 50 से कुछ अधिक अंक मिले थे। क्या वह दूसरे दिन 190 अंक तक पहुंच सकता है? कठिन है। जैसे जैसे युद्ध का मूल्यांकन आगे बढ़ता है, स्टार रियल्म के प्राणी कम होते जाते हैं। अंक प्राप्त करना कठिन होता जाता है। किसी ने भी कम अंक प्राप्त करने के लिए ली युआन को वास्तव में दोषी नहीं ठहराया। अधिकांश लोग आधार 4 की कठिनाई से अच्छी तरह परिचित